उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को कम से कम 200 वोट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता के दावे एक बार फिर से हवा हवाई साबित हुए और 346 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को करारी शिकस्त दी है। इस तरह राजस्थान के झुंझुनू का एक किसान देश का उपराष्ट्रपति बन गया। इस चुनाव में कुल 780 में से 725 सांसदों ने वोट दिया, जिसमें से 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए। कुल बचे 710 वोटों में से धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। जबकि कायदे से उनके समर्थन के धड़े को देखें तो उन्हें 205 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन अल्वा उतने वोट भी न जुटा सकी। वहीं धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही भाजपा ने एक जाट नेता को देश के सर्वोच्च पदों में से एक पर तो पहुंचाया ही, साथ ही टिकैत बंधुओं जैसे कथित किसान नेताओं की राजनीति भी खतरे में डाल दी है। यही नहीं, भाजपा ने आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को भी एक संदेश दिया है। वहीं इस चुनाव में टीएमसी के 34 सांसदों, एसपी और शिवसेना के 2 और बीएसपी के 1 सांसद ने वोटिंग से किनारा कर लिया था, लेकिन टीएमसी के 2 सांसदों शिशिर और दिवेंदु अधिकारी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आदेश के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लिया। जबकि भाजपा के 2 सांसदों सन्नी देवल और संजय धोत्रे ने भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वोटिंग में भाग नहीं लिया। ये चुनाव शाम 5 बजे तक चले और 1 घंटे बाद यानी 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। कुल 92.4% वोटिंग इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई। वहीं धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। उनके उपराष्ट्रपति बनने पर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आए। गौरतलब है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक सुदूर किठाना गांव में कृष परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति तक का सफर बेहद दिलचस्प है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से ला करने के बाद उनका सिलेक्शन आईआईटी, एनडीए और आईएएस के लिए भी हुआ था। हालांकि उन्होंने इन सभी को ठोकर मारकर वकालत करना शुरू किया। धनखड़ राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। जगदीप धनखड़ साल 1989 में जनता दल पार्टी के सांसद के तौर पर पहली बार राजस्थान के झुंझुनू जिले से संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 1993 में वे अजमेर जिले के किशनगढ़ से राजस्थान विधानसभा पहुंचे। साल 2019 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश को आजादी 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को ही आजाद देश बन गया था। बस इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत शुरू कर दी। केजरीवाल 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में हैं। असल में केंद्र सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, लेकिन इस अभियान से कश्मीर के पाक परस्त नेता महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला और हैदराबादी ओवैसी को काफी परेशानी है, और अब तो कांग्रेस को भी तिरंगा फहराने से परेशानी हो गई। यह वही कांग्रेस है जो यह दावा करती है कि देश को आजादी उसी ने दिलवाई। आजादी में दूसरे किसी का योगदान नहीं है। अब बचे अरविंद केजरीवाल, जो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की नकल मारते हैं और दूसरी तरफ उनकी सियासत अक्सर देश विरोधी हो जाती है। खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सत्ता के लिए केजरीवाल किसी के साथ समझौता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन बात हर घर तिरंगा अभियान की है तो केजरीवाल को अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी की तरह देशभक्त भी साबित करना है और शाहीन बाग छाप आजादी की मांग करने वालों को भी खुश करना है। इसके लिए केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से अपनी पूरी प्लानिंग की और देशवासियों से 14 अगस्त को शाम 5 बजे तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने की अपील की। इसके लिए पूरी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। सवाल यह कि आखिर केजरीवाल 14 अगस्त को ही क्यों तिरंगा फहराना चाहते हैं, 15 अगस्त को क्यों नहीं? केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 14 अगस्त को ही तिरंगा फहराने के लिए कहा है। केजरीवाल की इस सियासी चाल पर भाजपा ने तीखा हमला किया है। पाकिस्तान की आजादी का जश्न केजरीवाल तिरंगा फहराकर मनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे उनकी बड़ी सियासी साजिश हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि 14 अगस्त को शाम 5 बजे तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएं। भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस पर केजरीवाल को घेरा है। अमित मालवीय ने कहा कि यह अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन हम समझते हैं कि शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी का समर्थन करने वाले 14 अगस्त को इसे क्यों मनाना चाहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अवसर को मनाने के लिए हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वे शाम 5 बजे 14 अगस्त को
राष्ट्रगान गाएं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। इसके तहत यहां गश्त तेज कर दी गई है और तोड़फोड़ विरोधी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की निगरानी के लिए पुलिस ऐतिहासिक लाल किले और उसके आसपास 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तर, मध्य और नई दिल्ली के जिलों में कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से प्रचार में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला और कहा कि इस मुहिम को शुरू करने वाले वो लोग हैं जो उस राष्ट्र विरोधी संगठन से आए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा नेताओं का कहना है कि साल 2006 से पहले किसी भी निजी संस्थानों को तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पहले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई और अब वही हाल उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में जहां बीजेपी के आदिवासी कार्ड के सामने विपक्ष बेबस नजर आया, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में किसान और जाट कार्ड ने विपक्ष को धूल चटा दी। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार की जीत पहले से तय थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, क्योंकि वो विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए दिखना चाहता था। पर अफसोस, वो लड़ते हुए भी नहीं दिखा। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 346 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की और राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी एकता धराशायी हो गई। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में 2 साल से भी कम समय बचा है, तब बीजेपी की व्यूह रचना के आगे विपक्ष असहाय नजर आया। इन दोनों चुनावों में विपक्ष जीत से तो दूर था, लेकिन वो अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तैयारियों का संदेश दे सकता था। पर भाजपा के आदिवासी और किसान कार्ड के आगे विपक्ष असहाय नजर आया। अब इन चुनावों ने भविष्य में विपक्ष में एकता कायम होने की संभावना को करीब करीब खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम पर कई विपक्षी दलों में सहमति बनाने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में कांग्रेस पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए दूरी बना ली। वो भी तब जब नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति धनखड़ के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते कई बार टीएमसी से टकराव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बसपा, जदयू, टीडीपी, झामुमो जैसी कई विपक्षी दल राजग उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार को इनमें से करीब करीब सभी दलों का साथ मिला, टीएमसी को छोड़कर। हालांकि उसका मतदान में भाग न लेना एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही चला गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बिना मांगे एनडीए का समर्थन किया। उसका तर्क है कि धनखड़ किसान पुत्र हैं, इसलिए उनका समर्थन किया। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट हुई। जो शिवसेना पहले विपक्ष के साथ थी, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ चला गया। वहीं चुनाव के अंत तक यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि विपक्षी एकता का दम भरने वाला टीआरएस किसके साथ है। मतदान से एक दिन पहले टीआरएस ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। आखिर सवाल यह उठता है कि जब वो सरकार के साथ नहीं है, तो फिर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन में देरी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते हैं तथा जिसके चलते वे एकजुट होकर ताकतवर नहीं बन पाते हैं। इसी प्रकार वाईएसआर कांग्रेस और बीजेड ऐसे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई मौकों की तरह वो इस बार भी एनडीए के साथ खड़े रहे। विपक्षी इन्हें अपने साथ नहीं ले पाए। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उम्मीदवार के चयन से लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने के कार्य को वो कुशलतापूर्वक अंजाम दे पाने में असफल रही। वहीं अपने उम्मीदवार चयन और उसकी ताबड़तोड़ सफलता के बाद भाजपा की निगाहें विधानसभा चुनाव पर होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में जहां छत्तीसगढ़ और गुजरात में आदिवासियों का बेहद प्रभाव है, जबकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ कुछ सीटों पर जाट बिरादरी, राजस्थान की भी कई सीटों पर इसी बिरादरी का प्रभाव है। भाजपा को निश्चित रूप से फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि भविष्य में भी यही स्थिति जारी रहने के आसार हैं और विपक्ष के पास अब कोई बड़ा और सर्व स्वीकार्य चेहरा मौजूद नहीं है। कांग्रेस विपक्ष को अपने नेतृत्व में एकजुट करने पर अडिग है, तो कई क्षेत्रीय दल इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके उलट तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल कई राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने की मुहिम चलाए हुए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के पास इस चुनाव में खुद को मजबूती से पेश करने की ठोस रणनीति नहीं दिखी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर हुआ और एक बार फिर से साबित हुआ कि विपक्ष बटा हुआ है तथा किसी भी चुनाव में उसके लिए एकजुट हो पाना आसान नहीं है। वहीं पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे एम वेंकैया नायडू को 516 मत मिले थे, जो कि कुल मतों 760 का 68% था, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 32% यानी 244 मत मिले थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन यह और भी खराब हो गया।
विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मान्य मतों का महज 26% यानी 182 मत मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% मत हासिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले ने ममता बनर्जी सरकार की पोल खोल दी। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन या तो बस एक वानगी भर है कि ममता बनर्जी के राज में किस तरह घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। अब ताजा खुलासे में राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार में हुए घोटालों का पूरा पुलिंदा खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए बंगाल के लिए केंद्रीय कोष से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। लेकिन इस मांग के अगले ही दिन बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार का पूरा काला चिट्ठा पीएम मोदी से लेकर जनता के सामने रख दिया। मनरेगा घोटाले से लेकर कोविड महामारी का खरीद घोटाले और चक्रवात के समय मुआवजे व राहत सामग्री कोष में घपले सहित शुभेंदु ने ममता बनर्जी सरकार के काले कारनामे उजागर कर दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को 5 पन्ने का पत्र लिखकर दावा किया कि मनरेगा सहित केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिमी बंगाल सरकार के क्षेत्रीय नेताओं ने अपने लिए पैसा छापने की मशीन में बदल दिया है। शुभेंदु ने कहा कि मनरेगा फंड से हजारों एकड़ जमीन पर पौधारोपण, मैंग्रोव बढ़ाने व अन्य फलदार पौधे रोपने का फर्जी दावा सरकार ने किया है। जांच हुई तो कहा गया कि यास और अम्फान चक्रवात में पौधे बह गए। प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को भी मनरेगा में लगाए गए पेड़ बताया गया। अधिकारी के आरोपों पर केंद्र बंगाल सरकार से जल्द ही जवाब मांग सकती है। अधिकारी ने कुलतली विधानसभा के जयनगर 2 ब्लॉक का उदाहरण दिया, जहां 2 साल से मनरेगा में पौधारोपण हो रहा है। इस पर 54.74 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया, पर सच्चाई यह है कि बिना एक भी पौधा लगवाए सत्ताधारी पार्टी के क्षेत्रीय नेता पैसा ले रहे हैं, तो बीडीओ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी अपना कमीशन बना रहे हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि में राज्य सरकार गबन कर रही है, इसे दूसरी जगह डाइवर्ट करवा रही है। केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर अपने नाम दे रही है। जब केंद्रीय टीमें निरीक्षण कर रही तो रातों रात सही नाम लिखवाए जा रहे हैं और घपले के साथ छिपाए जा रहे हैं। कोविड महामारी में खरीद घोटाले का उल्लेख कर अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट कई बार मांगी, जो आज तक नहीं दी गई। यह घोटाला 2000 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरण खरीद से जुड़ा है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने भी अम्फान चक्रवात के समय जारी मुआवजे व राहत सामग्री कोष में घपले के आरोपों की कई ऑडिट के आदेश दिए थे। इसकी भी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। अब तक इसी चक्रवात के नाम पर और फंड भी मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना पार्टी पर उद्धव ठाकरे का दावा कमजोर हुआ और आम जनता का समर्थन कम पड़ने लगा, तो उद्धव अब उसी रणनीति पर काम करने लगे जिस पर चलकर भाजपा को छोड़ देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के ख्वाब देखती हैं, यानी वंशवाद के सहारे। भले ही उनके बड़े बेटे आदित्य ठाकरे अब तक कोई गुल ना खिला पाए हो, लेकिन खबर है कि उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे भी राजनीति में आने जा रहे हैं और उद्धव जल्द ही इसको लेकर ऐलान कर सकते हैं। इस खबर पर बीजेपी ने कहा है कि ठाकरे परिवार सभी अहम पद अपने परिवार में रखेगा और कार्यकर्ताओं को सिर्फ कुर्सी और टेबल उठाने का काम दिया जाता रहेगा। वहीं कहा जा रहा है कि तेजस ठाकरे को शिवसेना के यूथ विंग की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि आज के दौर में जब पीएम मोदी से लेकर पूरी भाजपा वंशवाद की राजनीति पर सबसे ज्यादा हमलावर है, उद्धव की ये रणनीति कितनी कारगर होगी? क्योंकि जानकारों की माने तो फिलहाल इसका कोई फायदा उद्धव को नहीं मिलने वाला है। उद्धव के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को ही देखें तो अभी तक उनका कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। उल्टे कई मौकों पर उन्होंने शिवसेना के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की हैं। वहीं इन अटकलों के बीच भाजपा नेता नीलेश राणे ने तेजस ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। राणे ने कहा कि तेजस के पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। अब तक वो दोस्तों और छिपकलियों की तलाश में जंगल में घूमते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो ठाकरे सरनेम के कारण ही हासिल हुआ है। नीलेश राणे ने कहा कि अगर सभी पद ठाकरे परिवार के पास रहेंगे तो कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस ठाकरे तक को ठाकरे सरनेम की वजह से ही सब कुछ हासिल हुआ, बाकी की उपलब्धियां तो शून्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि ठाकरे परिवार सभी अहम पदों को अपने फैमिली मेंबर्स के पास ही रखता है, वहाँ बाहरी लोग नहीं हैं। बाकी लोगों को तो सिर्फ कुर्सी और टेबल उठाने का काम दिया जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंतिम नाम ठाकरे होने पर ही वो पार्टी के ऊंचे पद पर दिखाई देता है। यही नहीं, नीलेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का बेटा होने की वजह से तेजस ठाकरे को अहम पद मुफ्त में मिल जाएगा, जबकि उनकी उपलब्धियां उतनी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ हैं उन्हें तो केवल मेजें कुर्सियां लगाने का काम सौंपा जाएगा। ये लोग नारे लगाने के काम आएंगे, सारा काम कार्यकर्ता ही करेंगे, लेकिन पद ठाकरे परिवार के व्यक्ति को मिलेगा। उन्होंने शिवसेना के बचे हुए कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, सलाह दे रहा हूं कि आपको अपने बारे में सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीति को चौपट करने के बाद एकनाथ शिंदे का अगला निशाना अब शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी है।
एकनाथ शिंदे ने पहले उद्धव की शिवसेना से बगावत की और अधिकतर विधायकों और सांसदों को अपने पाले में करते हुए भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। लेकिन अब बारी शरद पवार के किले एनसीपी को भेदने की थी और एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को तगड़ा झटका तब दिया जब जलगांव में एनसीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। खास बात यह है कि शिंदे का यह दांव एनसीपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका है। एकनाथ खड़से पहले भाजपा में थे, लेकिन 2020 में वो एनसीपी में शामिल हो गए थे। पर शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी की राज्य में नई सरकार द्वारा एकनाथ खड़से को एक के बाद एक कई झटके मिल रहे हैं। जिले के बोडवाड़ तालुका के सालसिंगी गांव के सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ता शिंदे समूह में शामिल हो गए। तो वहीं मुक्ताई नगर के विधायक चंद्रकांत निम्बा पाटिल ने भी एकनाथ शिंदे पर भरोसा किया और शिंदे गुट में शामिल हो गए। बता दें कि मुक्ताई नगर को एकनाथ खड़से का गढ़ माना जाता है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल और खड़से परिवार के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। आखिरकार अब चंद्रकांत पाटिल के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद खड़से के खिलाफ मोर्चा खुल गया। राजनीतिक जानकारी से शरद पवार और एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। गौरतलब है कि महज 2 दिन पहले शिंदे समूह और भाजपा गठबंधन सरकार ने एकनाथ खड़से को बड़ा झटका दिया था। तब खड़से की पत्नी की अध्यक्षता वाली जिला दुग्ध सहकारी समिति में पिछले दिनों हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था। वहीं मौजूदा संचालक मंडल को बर्खास्त कर जिला दुग्ध संघ में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। जिला दुग्ध संघ के पूर्व मंत्री और पूर्व सुरक्षा अधिकारी नागराज पाटिल ने जिला दुग्ध संघ के प्रशासन में अनियमितता और इस दुग्ध संघ में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भारी कदाचार की शिकायत सरकार से की थी। शिकायतकर्ता नागराज पाटिल ने कहा कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन नई सरकार ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की है। बता दें कि जलगांव जिले में एकनाथ खड़से का एकमात्र जिला दुग्ध संघ था। हालांकि शिंदे और भाजपा गठबंधन सरकार ने इस जगह के कुप्रबंधन की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और दूसरी ओर मौजूदा निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया और तुरंत एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसे एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे एकनाथ खड़से की मुश्किलें और बढ़ेंगी, जो पहले ही कई दौर की जांच में सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।